नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। 31 जनवरी 2021 को जैसा कि आपका सीटेट पेपर प्रस्तावित है, उसी के लिए अब प्रैक्टिस है। प्रश्न हम आपको करा रहे हैं अलग अलग सेक्शन के। तो इससे पहले हमने हिंदी के प्रश्न देखे थे, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है इस पर आधारित 15 प्रश्न, और ये भी प्रश्न आपके जो है वो प्रीवियस ईयर पर ही बेस्ड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है कि बच्चों द्वारा की जाने वाली जो त्रुटियां हैं उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर बताना है सत्य है। त्रुटियों के संदर्भ में पूछा गया है और इस प्रकार से 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नीचे से ऑप्शन पढ़ते हैं। पहले कह रहा है कि स्वयं बच्चों द्वारा जो त्रुटियां हैं उनको सुधारा जा सकता है, या स्वयं बच्चों द्वारा ही त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरे में कह रहा है यानी सी ऑप्शन में, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा, तो एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा, कभी नहीं सही होगा। एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, कभी नहीं सही होगा। यदि एक शिक्षक जो है कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। तो ये सीधे सीधे आपका किसकी ओर संकेत कर रहा है, इस त्रुटियों के संदर्भ में। तो ए वाला ऑप्शन ज्यादा सही होगा कंपैरिजन डी के। डी वाला ऑप्शन भी सही हो सकता था कि बच्चे खुद त्रुटियां करके अगर खुद उसे सुधार रहे हैं तो उससे सीख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं करेंगे, तो ये एक तरीका सही होता है। पर प्रश्न में त्रुटियों के संदर्भ में पूछा गया, इसलिए पहला वाला आपका ऑप्शन जो है वो ज्यादा सही होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे जो है वो अच्छी है, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र या फिर मेरा पड़ोस। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन है एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे नर्सरी कक्षा के लिए मेरा परिवार सबसे बेस्ट जो है वो होगी विषय वस्तु, जिसे हम थीम जो है वो कहते हैं। और क्यों? क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक क्या होता है, उसको विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में इतना ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वो अपने परिवार से निकल कर आया होता है। लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन, इनके बारे में ज्ञान होता है। तो मेरा परिवार यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक जो है उसको विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, या फिर समूह जो गतिविधि है उसके दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए, या फिर आप कहेंगे कि सकारात्मक अंत वाली कहानियां जो है वो सुनानी चाहिए, या फिर आप कहेंगे सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को जो है वो क्या करना चाहिए। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से सबसे अच्छा ऑप्शन यही लिखा है कि विभेद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए एक समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सकारात्मक वातावरण अगर निर्मित करना है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो SAW को WAS पढ़ता है, यानी कि 100 को वॉस पढ़ता है, और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, या उसमें अंतर नहीं कर सकता है। पढ़ता नहीं है इसको लेकर इस टाइप से नहीं लिखा है, ये लिखा है अंतर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो किससे ग्रस्त है उसके संदर्भ में यहाँ पर क्या होगा, डिसलेक्सिया होगा, शब्द जबलिंग विकार होगा, डिसलेक्समिया होगा, या फिर डिसमोरफीमिया होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डिसलेक्सिया जो है ये आपका सही होगा। एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें विकार भी कह सकते हैं, मानसिक विकार के संदर्भ में ज्यादा लिखा रहता है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर पाता, जैसे 100 को वॉस पढ़ रहा है, जो कि आपका प्रश्न में जो है वो लिखा हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो आपकी समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। प्रश्न आपका अब पूरा विजुअल होगा। 4 ऑप्शन है। समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह के संदर्भ में पूछा गया है। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यता एक उपागम होता है, जो समस्या है वो केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होता है, या फिर समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन है
आपसे पूछा गया समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह। समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है। समस्या केवल एक सिद्धांत या प्रकरण पर आधारित होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल कि समस्या जो कथन होती है उसमें संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। डी वाला ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और यही आपका विशेषता समस्या समाधान उपगम का चिन्ह है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो शिक्षक जो है उनसे स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक जो है वो नहीं कह पाते हैं या फिर अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी के संदर्भ में। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप क्या कहेंगे, बिल्कुल कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो जो उनके निर्णय होते हैं उसमें वो आत्मनिर्भर होते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंस जो वाले नहीं होते हैं। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्मुखी तो आप कहेंगे नहीं क्योंकि वो उभयमुखी होते हैं, दोनों ही टाइप के गुण होते हैं। और ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं जो कि युंग जो है उन्होंने दिया था। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण या पूर्व प्रक्रमण। तो इस प्रकार से इन चरणों जो दे रखे हैं इनका सही क्रम जो है आपको बताना है। पहला जो है वो इस टाइप से है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से चलिए बात करते हैं कि इसका क्रम क्या सही होगा। तो आप सबसे पहले कहेंगे आंसर की बात करें तो डी वाला सही होगा, जिसमें घा वाला पूर्व प्रक्रमण आपका सबसे पहला आएगा। ये सभी चिंतन के सूचना प्रक्रमण जो सिद्धांत है उसके चरण लिखे हुए हैं। तो पूर्व प्रक्रमण जो है आपका सबसे पहले आएगा, फिर आपका आएगा श्रेणीकरण जो कि गा है, फिर आपका प्रतिक्रिया चयन आएगा, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आएगा। तो ये आपका क्रम होगा, याद रखिएगा क्योंकि ये समझने वाली से ज्यादा चीज है, आपके दिमाग में रहना चाहिए। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्धि वाले जो बच्चे हैं उनमें जो है वो पाई जाती है या फिर लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है या फिर अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं या फिर आप कहेंगे कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक जो हैं इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कि सीखने संबंधी जो निर्योग्यताएं होती हैं वो सामान्यतः इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा सभी लोग। तो जल्दी से बताइए कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। चलिए अच्छा बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सीखने संबंधित निर्योग्यताएं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से जो है वो ग्रसित होते हैं। क्यों ये सही होगा, क्योंकि वंशानुगत जो निर्योग्यता है उसको लेकर ही तो लिखा है कि पैतृक अभिभावक अगर इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं तो वही धीरे धीरे आपकी बढ़ती है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है वो चलती जाती है। तो सीखने संबंधी निर्योग्यताओं के संदर्भ में डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका हैं राधिका से एक प्रश्न जो है वो पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती हैं और जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को क्या करती हैं, बदलती हैं। फिर मोनिका की ये जो प्रवृत्ति है वो प्रदर्शित करती है कि वह चार ऑप्शन दे रखे हैं, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित हैं कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी इसमें नहीं कहा गया है। दूसरा है कि अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई हैं, तो ऐसा भी बिल्कुल इसमें नहीं है।
सी ऑप्शन है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, तो यही तो आपसे कहा गया है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और डी कह रहा है राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही, तो ऐसा भी नहीं है, सी वाला सही है। प्रश्न को अगर आपने नहीं समझा तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि मोनिका जो है गणित की शिक्षिका है और राधिका से एक प्रश्न पूछती हैं। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वो तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछ रही है, तो राधिका से मोहन पर वो शिफ्ट हो रही है। और जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती हैं और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं, क्योंकि उसके लिए उन्होंने क्या किया, शब्दों को बदल दिया और मोहन की सहायता कर रही हैं। तो सहायता का मतलब ही है कि लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को लेकर बढ़ावा दे रही हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थियों की क्षमताएं, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां या फिर विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है। बताना है आपको कि सीखने के लिए जो आकलन है वो इनमें से किसका ध्यान रखता है सिवाय, किसको छोड़कर। तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे विद्यार्थियों की जो आवश्यकताएं होती हैं ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान जो है वो नहीं रखता है, क्योंकि यही यहाँ पर वर्ड लिखा है ना सिवाय, मतलब इसको छोड़कर। इस चीज का ध्यान दीजिएगा, सिवाय मतलब ये है, जबकि सीखने के लिए आकलन जब विद्यार्थी को की जाए क्षमताएं हो गई, उनकी जो गलतियां उनकी जो त्रुटियां होती हैं वो हो गई, या कह सकते हैं जो अधिगम शैलियां हैं वो हो गई, इन सब का ध्यान रखता है। पर बी वाला ऑप्शन उनकी आवश्यकताओं का ध्यान जो है वो इसमें नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न और ऑप्शन थोड़ा सा बड़े हैं, तो हम पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। ध्यान से समझिएगा प्रश्न को कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, ठीक है। दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है, ठीक है। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धान के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सबसे ज्यादा संभावना होगी, ये आपसे पूछा गया है। प्रश्न को आपने समझ लिया। दो लोगों की बात की जा रही है, जुड़वा भाइयों की। एक को क्या किया गया, जो धनी परिवार है उसके द्वारा गोद लिया गया, एक को निर्धन। तो जब एक साल बाद चेक किया गया उनका बुद्धि लब्धांक, तो उसमें आपकी क्या संभावना सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। बात करते हैं ऑप्शन की। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर कि दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। दूसरा, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तीसरा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित ही नहीं करता। और चौथा, कि निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो सबसे ज्यादा संभावना किसकी होगी ये आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आप कहेंगे कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है ये बुद्धि लब्धांक को प्रभावित ही नहीं करता है। तो बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि बुद्धि लब्धांक को प्रभावित जो है वो नहीं करता है। तो सी वाला बिल्कुल हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न जो 12 नंबर वाला है, यही मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है, आपको जो है वो बताना था। चार ऑप्शन है, दौड़ना, लिखना, चढ़ना या फिर फुदकना। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन लिखना जो है आपका बिल्कुल सही होगा, कि दौड़ना हो गया, चढ़ना हो गया, फुदकना हो गया, जो बाकी ऑप्शन देख पा रहे हैं ये सभी आपके कौशल जो है वो शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं। जब आपकी बात की जाए सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से संबंधित, तो आपके दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आएगा। जबकि जो लिखना होता है ये आपका सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत जो है वो ये जो ऑप्शन है लिखना सही होगा। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान दीजिए कि जो सूक्ष्म गत्यात्मक विकास है वो होता क्या है। ऐसा विकास आप कहेंगे जिसमें बच्चा क्या करता है, वस्तुओं को पकड़ रहा है या उठा रहा है या फिर
जांच परख करने की क्रियाओं को सीख रहा है, तो ये टाइप की चीजें जो वो समन्वित और नियंत्रित करना सीख रहा है वो आती हैं इसमें। तो आपका जो लिखना है वो भी उसके लिए कलम पकड़ रहा है, तो वो इसी कारण से इसमें आती हैं। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ जो है वो है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना, बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक जो है उनसे कम होता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ के संदर्भ में पूछा गया है, इस चीज का जो है वो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आप कहेंगे सहयोगात्मक समस्या समाधान आपका सही होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य जो वातावरण है उसमें स्थित तथा सहयोगी होता है। अर्थात ज्ञान क्या होता है, विभिन्न व्यक्ति और वातावरण जैसे कि वस्तुएं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि और साथ ही साथ समुदाय जिनमें व्यक्ति रहता है इसमें वितरित होता है। और ये जो सिद्धांत होता है वो सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया और सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की जो प्रक्रिया होती है वो गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। इसी सहयोगात्मक के संदर्भ में ही आपका ऑप्शन भी दे रखा था, सहयोगात्मक समस्या समाधान आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 14 कि किशोर जो है इनमें से किसका अनुभव कर सकते हैं। दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए जो अपराध हैं उनके प्रति डर का भाव, या फिर आत्म सिद्धि के भाव, या फिर जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। किशोर इनमें से किसका अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से बात करते हैं आंसर की। तो पहला ही आपका ऑप्शन दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं, जिसमें वो अपना रंग रूप देखते रहते हैं बार बार शीशे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंता, मान सम्मान बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आर्थिक स्थिति के संदर्भ में सोचते रहते हैं, या सामाजिक स्वीकृति कि लोगों 20 लोगों के बीच में उनकी क्या जो है वो अहमियत है, या और शैक्षिक जैसे प्रगति हो गया। तो ये कुछ हैं पॉइंट जिनको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। इसके इन सभी के प्रति सदैव जो है वो उग्र रहते हैं। तो ए दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार आपका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, और इसके बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग इतने अच्छे अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो एक वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। लास्ट प्रश्न 15 है आपका, शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे हैं उनको सामान्यता होता है, एज इट इज ऐसे ही पूछा गया है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को अधिकतर पूछा जाता है, आप देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि ये गलती कर रहा है तो इस कारण कौन सा होगा, पर यहाँ पर शारीरिक जो रूप से सक्षम बच्चे हैं, उनके लिए पूछा गया। पहला कह रहा है डिस्थीमिया, दूसरा कह रहा है डिसकैलकुलिया, तीसरा कह रहा है डिसलेक्सिया और चौथा कह रहा है डिसग्राफिया। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका डी वाला ऑप्शन डिस्ग्राफिया जो है वो बिल्कुल सही होगा। अधिकतर आप इसको लेखन विकार के रूप में देखते हैं, पर साथ ही साथ समझने की क्षमता पर भी असर जो है इसके अंतर्गत आता है। तो आप कहेंगे क्या कि एक दिमाग की बीमारी या विकार कहिए ज्यादा अच्छा है, विकार शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे होते हैं उनको सामान्यता इनमें जो है वो पाया जाता है, और इनमें बच्चों के लिखावट और समझने की क्षमता पर जो है वो असर पड़ता है। जैसे आपका शब्द हो गए, वाक्य हो गए, पैराग्राफ है, इनको संयोजित करना है तो वो सब कौशल उनमें बाधित होते हैं। और लेखन प्रक्रिया की बात करें तो वो आप कहेंगे कठिन होती है, धीमी होती है, ये सब इनमें विशेषताएं होती हैं। तो सभी 15 प्रश्न समाप्त हुए। अब वो एक प्रश्न हम आपसे भी पूछ लेते हैं। तो ये है प्रश्न आपके लिए 25 नंबर की, 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु जो है वर्ष में कितनी होगी, ये आपके लिए प्रश्न है। 14 होगी, 15 होगी, 12 होगी या 85 होगी। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, इसका एक सूत्र होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में जब ये प्रश्न हम देखेंगे तो वहां पर इसको करके भी दिखाएंगे। यदि आपको आता है तो आप वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके इसका आंसर जरूर जो है वो बताइएगा। तो इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।